आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मैं हाथों आज जिन पहलू के ऊपर बात करेंगे उसमें सबसे पहला तल्लुक जो है वो खित्ता आज़ाद कश्मीर के साथ है, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही है। क्यों कर रही है, उनके मुतालबात कौन से हैं और कर्नल को पाकिस्तान के अंदर अगवा क्यों किया गया, इसहाक डार साहब ने कैसे तमाम हदें पार कर दी और फिर आफिया सिद्दीकी और इमरान खान को एक पेज के ऊपर ला के खड़ा कर दिया। हुकूमत का झूठ की सनोयत क्या है और फिर कहते हैं कि देर आए मगर दुरुस्त आए। सबसे पहले आ जाए इस बात के ऊपर कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसने किसी दौर में इस बात का आगाज़ किया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली बिल्लात हैं इनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए, उन्होंने अपनी बात मनवा ली। आटे का बहरान था, उसको उन्होंने ठीक करवा लिया। फिर जो उनके मुतालबात माने गए और अवाम की बात उन्होंने की तो अवाम उनके साथ जुड़ गई। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जब अवाम जुड़े तो ये बात साबित हुई कि हुकूमत अवाम की वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही, हुकूमत असल में अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। ये जो सियासतदान हैं, MLAs हैं, वज़ीर हैं, ये अवाम की असल में नुमाइंदे नहीं हैं। इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर तमाम सियासी जमातों के लोग मौजूद हैं और बिलखुसूस नेशनलिस्ट हैं। ये लोग बग़ैर किसी जमात से, सियासी जमातों से और किसी नज़रिए से बालातर होके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़े और जब इसने ये बातें मनवा ली तो जब बिजली के जो नर्ख थे, जो कीमत थी वो कम हुई लेकिन बिजली के वोल्टेज भी कम हो गए। उसके बाद आटा तो मिल गया लेकिन शायद उसकी भी जो उसका मेयार था वो ठीक नहीं था। फिर इन्होंने कहा कि महाजरीन की जो सीटें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, ये करप्शन का गढ़ हैं, ये ब्लैकमेलिंग का ज़रिया है। इस समेत उन्होंने 29 जो हैं वो मुतालबात रखे। ये एहतजाज पहले भी होता रहा, गुज़श्ता दिनों भी बाग के अंदर दीर कोर्ट में हुआ, आइंदा भी होगा और इन्होंने डेडलाइन भी दे दी है। और अब 29 मुतालबात इनके कुल हैं और 12 मरतबा हुकूमत जो है वो इनको टाइम दे चुकी है, इनसे वादा कर चुकी है लेकिन वादा वफा न हो सका। अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते, ये वादा वफा नहीं होता तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या कहती है, वो चाहते क्या हैं और अवाम ने जो उनका साथ दिया है उसको सामने रखते हुए क्या ये अपनी बात मनवा सकेंगे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से मैंने गुज़श्ता दिनों इंटरव्यू करते हुए जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, साबिक स्पीकर हैं, शाह गुलाम कादर साहब से भी पूछा तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें बयान की जो इंटरव्यू जल्द आप को देखने और सुनने को मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज और मुस्तकबिल, इस ज़िमन में अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात याद रहे कि अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कश्मीर भर में मुकम्मल लॉकडाउन की कॉल दी है। इससे कबल हुकूमत के सामने मुतालबात पेश किए गए हैं। अगर मसाइल हल किए जाएं लॉकडाउन की कॉल फिर हम वापस ले लेंगे, मगर देखना यह है कि हुकूमत किस हद तक ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करती है और क्या मुतालबात पूरे होंगे या दोबारा से इनको सड़कों पे आना पड़ेगा। मुल्क की मैशत का नुकसान होगा। छोटा सा खित्ता है ये, 50 लाख की आबादी है, 310 अरब रुपए का बजट हर साल होता है, 1550 अरब रुपए का बजट यानी कि 1 खरब 550 अरब का बजट मिलता है। ये सब चीज़ें होने के बावजूद अगर आवाम के ये जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते तो ये बजट कहाँ जाता है, किस पे लगाया जाता है, क्यों बात सामने नहीं आती, इसका ऑडिट क्यों नहीं होता। अगर 50 लाख के लोगों को 1.5 खरब का बजट होने के बावजूद हम साल नहीं संभाल सकते तो फिर हम क्या करेंगे, खाक करेंगे। और ये खित्ता जो है वो सोने की चिड़िया बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसे क्यों नहीं है। ऐ कश्मीर के लोगों, अपने हक और हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओ, आपका काम यही है। अपने हकूक़ का इल्म होना चाहिए आपको और फिर अपना हक लेने का तरीका कार पता होना चाहिए और उसके लिए बोलिए, आवाज़ उठाइए, सामने आइए। जब आप अपने हक और हकूक़ के लिए बोलेंगे, आप बड़े गैरतमंद कश्मीरी लोग हैं। तब ये लोग जैसे बिजली सस्ती हुई थी, आटा मिला था, इसी तरह से बाकी भी जायज़ मुतालबात आपके माने जाएंगे। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को आप क्यों सपोर्ट करते हैं, वो आइंदा भी क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे, क्या हालात होंगे, इसके हवाले से ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। दूसरा नुक्ता जिसके ऊपर बात करनी है वो ये है कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बुरे तरीके से चल रही हैं और उसी तरह से चल रही हैं जैसे पहले से चल रही थी। अब इनके अंदर किस तरह से बेहतरी आएगी, क्या होगा, लेकिन इसमें मैं एक खबर आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ज़िला खैबर में मामलात कशीदा हैं और इस वक्त ज़िला खैबर के इलाके 13 में
برگیڈ ہیڈ کوارٹر مرکزی باغ کے باہر احتجاج کے دوران حالات کشیدہ، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ، 6 افراد جاں باغ ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایک روز قبل اجمل خان نامی شخص کی بیٹی مارٹر گولہ گرنے سے جاں باغ ہوئی تھی، جس کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ بھائی جان یہ کیوں ہوا، کیوں شہید ہوئی، کیا ہوا۔ وہ ایک بچی کے شہید ہونے کے اوپر جو لوگوں نے احتجاج کیا اس میں 6 لوگ اور جان دے چکے ہیں۔ کون انصاف دے گا، کیسے انصاف ملے گا، کس سے انصاف مانگیں گے، کیا چیزیں ہوں گی؟ تو ایک کو انصاف دلاتے دلاتے متعدد زخمی ہیں اور 6 لوگوں کی اور مزید جان چلی گئی ہے۔ یہ ہے میری اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست، اس کا قانون اور ساری چیزیں۔ اب اسلام آباد کے اندر پھر سے جو گدھے ہیں، شکر ہے سور کا گوشت نہیں ہے، ان کی بھرمار ہو چکی ہے۔ یہ دوبارہ سے چیزوں نے جو ہے وہ توجہ حاصل کی ہے اور لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بکرے کا گوشت کھا سکیں۔ کسائی بکرا خرید نہیں سکتے، خرید لیں تو کوئی بکتا نہیں ہے، بک جائے تو پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے، تو لہٰذا کیوں نہ گدھے تلاش کر کے ملک میں بے شمار ہیں، نکارہ ہیں، ہم تو انسان کو گدھا کہہ کے گالی کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اسلام آباد میں گدھے کا گوشت جو ہے وہ فوڈ اتھارٹی کا ترنول میں بڑا چھاپا جب مارا گیا تو 25 من گدھے کا گوشت برآمد ہوا اور ایک غیر ملکی گرفتار ہوا۔ غیر ملکی جو گرفتار ہوا، گوشت بیرون ملک بھیجے جانے کا بھی انکشاف تھا اور مقدمہ درج ہو چکا ہے اور زندہ گدھے بھی پکڑ لیے ہیں، تحقیقات جاری ہیں۔ پہلے چائنیز پاکستان میں کانٹریکٹ لگانے آئے کشمیر میں تو انہوں نے سارے کتے ختم کر دیے، کتے کا گوشت کھا لیا۔ یہ ایک بڑی پرانی بات ہے، 2007 میں یہ میں نے خبریں چلائی تھی، روزنامہ خبریں میں ہوا کرتا تھا۔ اب پاکستان کے اندر سے گدھے پہلے اپنے لوگوں کو کھلائے گئے، اب بھی کھلائے جاتے ہوں گے، کسی کو کیا پتا، کہتے ہیں بسم اللہ پڑھیں کھا لیں، ذائقہ اچھا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب جب گدھوں کا اتنا بڑا 25 من گدھوں کا گوشت جو ملا ہے، یہ سمگل ہوگا، اس کی بڑی اچھی مالیت ہوگی، بڑی قیمت ہوگی، تو گدھوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت سمگل کیا جا رہا تھا۔ قانونی تقاضے سے کریں نا، ہر بندہ گدھے رکھے، اس کی جیسے فصل کی کاشت ہوتی ہے ایسے 5 گدھے پیدا کریں، نسلیں بڑھیں، وہ بیچیں، حکومت لے تو حکومت امپورٹ ایکسپورٹ کرے نا گدھوں کی، ان کے گوشت کی، تو وہاں پہ فائدہ ہونا چاہیے۔ ہم تو گندم کرتے ہیں، چینی کرتے ہیں، تو اس کی بھی کر لیتے، لیکن یہ چھپ چھپا کے چیزیں ہو رہی تھیں۔ ایک ڈیلر آیا ہوا تھا غیر ملکی اور جب چھاپا مارا تو پتہ چلا کہ پاکستانی چلو خود تو گوشت نہیں کھا رہے، تھوڑا کھایا کچھ لوگوں نے، تو یہ بیرونی دنیا میں جو ہے وہ سمگل ہو رہا ہے، گدھوں کو بزنس بنا لیا اور ان کے گوشت کو بیچ کے۔ تو یہ اسلام آباد کے اندر گدھوں کی برمار ہے، آپ برمار نہیں ہے بلکہ اب آپ کو گدھے فریزر کے اندر گوشت کی بوٹیوں کی شکل میں ملیں گے، باہر کام کرتے ہوئے کم ملیں گے۔ یہ اب گدھوں کو اگر سمجھ ہو تو وہ بیچارے ان لوگوں کو دیکھ کے چھپ جائیں کہ ہماری شامت آ چکی ہے۔ حکومت کا جھوٹ کیسے پکڑا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق حکومت کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب اس وقت ہوا جب عالمی ایجنسی فیک نیوز واچ ڈاگ کا پاکستان سے متعلق تفصیلی وائٹ پیپر جاری کیا گیا۔ جو پاکستانی میڈیا آپ کے لیے نہیں بول رہا نا، یہ بیرونی میڈیا جو ہے وہ آپ کے لیے بول رہا ہے، اور انہوں نے یہ جھوٹ سامنے لایا حکومت کا، اور پتہ ہے کیسے لایا؟ عالمی ایجنسی فیک نیوز واچ ڈاگ کا پاکستان سے متعلق تفصیلی وائٹ پیپر جو جاری ہوا ہے، اس میں وائٹ پیپر پیٹرولیم سے متعلق جھوٹ کے عنوان سے 38 صفحات پر مشتمل ہے۔ میں اس کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی قیمت چھپا کر عوام کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے۔ نیوز واچ ڈاگ کا دعویٰ، قیمتوں پر آئی ایم ایف کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، فیصلہ حکومت ہی کرتی ہے، رپورٹ ایسے کہہ رہی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو پیسے دینے، جبکہ یہ خود پیسے جمع کرنے کے لیے عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، چونکہ عوام پسے رہیں گے، مہنگائی میں رہیں گے، کھانے کے لالے پڑیں گے، کوئی حقیقی آزادی نہیں مانگے گا، کوئی انقلاب نہیں لے کے آئے گا، تو لوگوں کو لہٰذا پہلی چیز ہے کہ دبوچ کے رکھو، روٹی کی فکر رہے، ہوش آئے گی تو انقلاب لائیں گے نا۔ عالمی قیمتوں کو جواز بنا کر اصل وجوہات عوام سے چھپائی جا رہی ہیں۔ سال 2000 میں بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت $22 فی بیرل تھی۔ سال 2000 پاکستان میں پیٹرول کی قیمت $30 فی لیٹر تھی، ٹھیک ہے۔ 2025 میں قیمت $59 فی بیرل ہے، پاکستان میں پیٹرول $272 فی لیٹر ہو گیا، بہت بڑا تضاد ہے۔ ہر لیٹر پیٹرول پر $103 لیوی اور ٹیکسی سے عوامی استحصال جاری ہے، یعنی کہ 1 لیٹر کے اوپر 103 روپے آپ کی جیب سے اضافی 1 لیٹر پہ لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ 10 لیٹر پیٹرول ڈلوائیں گے تو 1030 روپے 10 لیٹر کے اوپر آپ کی جیب سے اضافی حکومت لے رہی ہے۔ کیوں لے رہی ہے یہ ہم بتا رہے ہیں، کیوں اس کو نہیں لینا چاہیے یہ آپ سمجھ رہے ہیں۔
क्यों नहीं लेगी हुकूमत जब आप बोलेंगे। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर गुज़श्ता साल अवाम से 1.02 खरब निकलवाएगी, यानी कि 1.02 या 1 खरब रुपए जो हैं वो पेट्रोलियम लेवी के ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से लिए गए। ये इंटरनेशनल न्यूज़ जो है पेपर वो आपकी बात जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके एक्सपोज कर रहा है। पेट्रोलियम सेक्टर की डीरेगुलेशन फरेब है, धोखा है, कीमतें हुकूमत ही तय करती है। ओगरा सिर्फ सिफारिश करता है, फैसले का इख्तियार वजारत के पास है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी ताहीर का शिकार जबकि फौरी इजाफा दोहरा मेयार है। रिपोर्ट मजीद ये कहती है कि अवाम को सिर्फ कीमत बताई जाती है, कीमत का फार्मूला छुपाया जाता है। वाइट पेपर कौमी मफाद की आड़ में अवाम पर बोझ और हुकूमती मरात बरकरार हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरावट से बी फ्यूल मजीद महंगा होता है। करेंसी मैनेजमेंट नाकाम असरात पेट्रोल की कीमत पर नज़र आते हैं। IMF का प्रोग्राम रिलीफ के बजाय महंगाई का सबब है। रवां साल अभी तक हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम पर 825 रुपये कमाए जा चुके हैं और मजीद भी कमाए जाएंगे। पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतों की निस्बत आलमी मार्केट में कीमतें कम है। अगर रुपए को डॉलर के साथ कन्वर्ट भी करें तो रुपए की वैल्यू कम होने के बावजूद भी ये कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा या कमी सियासी चाल करार दी गई। इलेक्शन से कबल कीमतें कम, हुकूमत में आने के बाद बढ़ा दी जाती हैं। पेट्रोलियम पर पाकिस्तान के मुकाबले इंडिया, फ्रांस, थाईलैंड में शफाफ निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान के मॉडल में बेज़ब्तगी है, मुदाखलत है और मालूमात का फुकदान है। पेट्रोलियम से मुतल्लिक हकीकी इस्लाहत का वक्त आ चुका है और रिपोर्ट में कीमतों के तावन के लिए ओगरा को बाइख्तियार अदारा बनाने की सिफारिश की है गैर मुल्की अदारे ने कि भाईजान ऐसे नहीं ऐसे करो, तब जाके अवाम को रिलीफ मिलेगा। और जब पेट्रोल महंगा हो जाए 103 रुपये फी लीटर, आप गलत तरीके से अवाम की जो खून पसीने की कमाई को चूस लें तो उसका इम्पैक्ट चीनी, नमक, दाल, चावल हर शय के ऊपर पड़ता है। चूँकि आमदो रफ्त से आगाज़ होता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो इसका बराह रास्त असर जो है आम आवाम के ऊपर पड़ेगा, चूँकि अशिया खुर्दनोश जो हैं वो महंगी हो जाया करती हैं। पाकिस्तान के अंदर कर्नल सब अगवा हो चुके हैं, ये सेकंड लास्ट मेरा पॉइंटर है। और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज के करीबी साथी कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये फौज के साबिक कर्नल रैंक के बंदे हैं खलील रहमान, जिनको अगवा किया गया है। कर्नल को कर्नल ने तो नहीं अगवा किया। हम अपने घर के अंदर खड़े हैं, क्यों तोड़ोगे ताले, वारंट के बगैर अंदर नहीं आने देंगे। छापे के दौरान खवातीन और दीगर अफराद की गुफ्तगू, मैंने चंद माह का बच्चा उठाए हुए खातून को ये बातें करते हुए देखा है और आगे से गालियाँ और थप्पड़ मारते हुए देखा है। इस रियासत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज का दायां बाजू हो, करीबी दोस्त हो, कारोबार में शराकत दारी हो, लेकिन एक आर्मी का रिटायर्ड कर्नल अगर पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो फिर कोई भी महफूज नहीं है। कहते हैं कि देर आए मगर दुरुस्त आए। वो ऐसे आए कि दरियाओं के किनारे सिर्फ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ही नहीं बल्कि सरकारी महकमों के दफातर बनाए गए हैं। किसके किनारे? दरियाओं के किनारे। ये वीडियो अटक की है और 2 मंजिला इमारत पुलिस चौकी है जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो दरियाए सिंध से गुजरने वाले सैलाबी रेले में बह गई। CDA को भी बिलाखिर होश आ गया और इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद में दरियाए सवा, नाला, कोरंग समेत तमाम नालों के तरफ गैर कानूनी हाउसिंग जो स्कीमों के खिलाफ क्रैक डाउन था उसका फैसला किया गया है। चलें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने तो पुलिस चौकियों और सरकारी दफातर भी बना रखे थे। तो अब जब पता चला है कि वो नाले में बह चुके हैं तो आपको समझ आई है, तो उस समझ को समझते हुए, समझ को सामने रखते हुए अब आप क्रैकडाउन करेंगे, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है। अपना ख्याल रखिएगा। ये था आज का गोरख धंधा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।